हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अभी तक आपकी संस्कृत पाठ्यपुस्तक के चैप्टर रिवीजन कर रहे थे। आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण में संधि। संस्कृत व्याकरण आप सभी जानते ही हैं कि संस्कृत व्याकरण में आपके खंड ख का पहला चैप्टर संधि है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर की आती है। 4 नंबर में दोनों तरह की संधियाँ आती है, संधि विच्छेद करना भी और संधि संयोजन करना भी। तो यहाँ हम सीख रहे हैं संधि, और संधि आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। तो संधि क्या होती है कि दो निकटतम जो वर्ण होते हैं उनको जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है वो संधि होती है। यानी कि निकटतम वर्णों में जो हम नियम अनुसार जो परिवर्तन करते हैं उससे जो शब्द बनता है, परिवर्तित शब्द बनता है, वो संधि होती है। तो जैसे एक उदाहरण से यहाँ दिया हुआ है मैंने कि महा प्लस आशय। तो महा में अंतिम वर्ण है आ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है आ, तो दोनों आ मिलकर आ बन गए, तो बना महाशय। इसी तरह से संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 8 भेद होते हैं कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। और एक प्रकृति भाव और होता है, लेकिन वो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर नहीं है, के सिलेबस में नहीं है। और व्यंजन संधि में भी काफ़ी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही भेद लिखे हुए हैं, यही भेद है, तो उन्हीं का मैं वो रिवीजन करवा रही हूँ, उन्हीं को समझा रही हूँ। कि पहला है मैं को अनुसार, दूसरा है जसत्व जिसमें प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण बना दिया जाता है, तीसरा परस्वरण, चौथा तुगागम, पांचवा छत्व और छठा है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण जिसे अनुनासिक संधि भी कहते हैं। और विसर्ग में है ऋतु विसर्ग, उत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग और विसर्ग लोप। तो यहाँ पर हमें कोई भी संधि करने के लिए हमें 2 पदों की ज़रूरत पड़ेगी, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद का तो हम अंतिम वर्ण देखेंगे और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के भी 4 नियम हैं। पहला नियम है ए या बड़ा आ के बाद ए या बड़ा आ जाए तो बड़ा आ बनेगा। दूसरा नियम है ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई बनेगी। तीसरा नियम है ऊ या बड़े ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनेगा। और चौथा नियम है री या बड़ी री के बाद री या बड़ी री आ जाए तो बड़ी री ही बनेगी। और इन्हें हम इन मात्राओं से पहचानेंगे, या की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा। जैसे दया प्लस आनंद, तो या में आ है और ये अंतिम वर्ण है और इसका पूर्व प्रथम वर्ण है आ, तो दोनों आ मिलकर आ बन गया और बना दयानंद। अगर हमें इस संधि को अलग करना है तो कदापि जैसे, तो हम देखेंगे दूसरे नंबर वाला वर्ड, दूसरे वाले नंबर वाले वर्ड में कौन सी मात्रा लगी हुई है। आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी है। आ की मात्रा ये हमें अपने माइंड में रखना है कि आ की मात्रा किन किन से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हम शब्दों को अलग करेंगे। मान लो हमने अलग किया कद और उसके बाद पीछे किया अपी, तो अपी तो ठीक है, लेकिन कद का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर हमें आ की मात्रा लगाएंगे तो कदा करेंगे, क्योंकि आ और आ से भी आ बनता है, तो कदा प्लस अपी। अब इसी तरह कुछ उदाहरण है। अब दूसरी संधि गिरी प्लस ईश, तो इस गिरीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। तो इनमें भी अब है गुण संधि। गुण संधि, गुण में भी वही 2 पद लेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। गुण संधि के भी नियम हैं। ए या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनेगा। दूसरा नियम है ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बनेगा। और तीसरा नियम है ए या आ के बाद री या री आ जाए तो अर बनेगा। तो इसमें भी हमें अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण देखना है। जैसे उप प्लस इंद्र, तो उप का अंतिम वर्ण में अंतिम वर्ण पा है, उसमें आ स्वर है, और जो
उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण है वो ई है, तो आ और ई से मिलकर ए बना, तो ये ए हम लगाएंगे प्रथम पूर्व पद के अंतिम वर्ण पर, उपेंद्र। इसी तरह से महोक्ष, महा प्लस ईश, महोश, परीक्षो उत्सव। अगर हम इसे संधि विच्छेद करना आ गया, संधि विच्छेद करने के लिए आ गया, तो हम यहाँ देखेंगे ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ओ की मात्रा को हम पहले अलग अलग करेंगे। ओ की मात्रा बनती है हमारी एक तरफ ए या आ से और दूसरी तरफ ऊ या ऊ से, तो यहाँ पर हम बनाएंगे परीक्षा प्लस उत्सव। इसी तरह से वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में भी हम दो पद लेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद का वही अंतिम वर्ण लेना है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण लेना है। इसके दो नियम है, अ या आ के बाद ए आ जाए तो ए बनेगा, या आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो ओ बनेगा। तो ये इसके वृद्धि संधि के नियम हैं। अब वृद्धि संधि में जैसे प्रार्थना प्लस ए, तो यहाँ ना में आ गया, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो गया, और ए ये प्रथम वर्ण हो गया उत्तर पद का, तो आ और ए मिलकर ए बने, तो ये बन गया प्रार्थना, प्रार्थनेशा। इसी तरह से अगर हमें संधि विच्छेद करने के लिए आया तो सदैव, उसके ऊपर हम दो मात्राएं देखेंगे कि इसकी पहचान दो मात्राओं से भी होती है। दो मात्राएं, तो सदा प्लस ए। इसी तरह से ये उदाहरण हैं। और वह है यण संधि। यण संधि में भी वही दो पद देखेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। तो इसके भी 4 नियम हैं। ई या ई को यह, अगर उसके बाद कोई स्वर आया असमान स्वर, कैसा स्वर? असमान स्वर। ऊ या ऊ को वे, अगर कोई पीछे असमान स्वर आया। री या री को र, या कोई असमान स्वर आया। ले को ले, जब कोई असमान स्वर आया, पीछे कोई असमान स्वर आया। तो अति प्लस अधिकम, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण में ई है और यहाँ प्रथम वर्ण में आ है, तो ये ई और या से, या आ को नहीं देखना, ये ई से क्या बनता है? ये बनता है। तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर ई हट गया तो अत लिखेंगे, अत हलंत लगा के फिर उसमें या जोड़ेंगे, फिर उसमें अधिकम लिखेंगे। अब ये तय आधा है तो तय को आधा लिखना है, ये लिखना है, और अधिकम लिखना है, तो अत्यधिकम हो गया। इसी प्रकार से इत्यादि है, तो यहाँ पर इति प्लस आदि। इसको अलग अलग करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर ये से पहले हमें आधा वर्ण देखना है। आधा वर्ण तय है तो तय को आधा करके लिखेंगे हलंत लगा के, और या में आ है तो आ हो गया, तो इति प्लस आदि। इसी प्रकार से ये इसके कुछ उदाहरण समझाए हैं मैंने। सु प्लस अलपम, इस तरह प्रति प्लस अर्पणम, तो ये इसके, इनको भी ऐसे ही करना है। अब आगे है अयादि संधि। अयादि संधि में भी वही दो पद लेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। तो इसमें के भी 4 नियम हैं। ए को अय हो जाता है जब कोई भी स्वर आए, जब कोई भी स्वर आ जाए, चाहे समान चाहे असमान। ऐ को आय हो जाता है जब कोई भी स्वर आ जाए पीछे। ओ को आ हो जाता है जब कोई भी स्वर आ जाए, और औ को आ हो जाता है जब पीछे कोई भी स्वर आए। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि ने प्लस अनम, तो यहाँ पर ने में ए है और यहाँ पे कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ आ स्वर आ गया। अब ए से अभी हमने देखा क्या बनता है? अय, तो ए से अय बना, तो ने में हलंत लगाया, अय प्लस अनम। तो इस ने हलंत में जब हम स्वर जुड़ेंगे तो पूरा ना बन जाएगा, तो नैनम बन गया। ऐसी तरह से चैनम का है। ए को अब आय हो जाता है, इसके भी उदाहरण है, जैसे नायक है, पावक है, तो और अब हो जाता है, ओ को अब हो जाता है तो पवित्रम। इसी तरह से इसमें ये इसके उदाहरण हैं। अब है पूर्व रूप संधि, तो पूर्व रूप में भी वही आएगा, उनकी अंतिम पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब यहाँ पे पूर्व पद में हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें देखनी है, ए या ओ, और वो जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण में हमें आ स्वर देखना है।
तो जब ए और वो आगे रहेंगे तो ये आ स्वर इस तरह से अवग्रह आ के रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है जैसे ओम हम इस तरह लिखते हैं और एक ओम हम इस तरह लिखते हैं, तो इसका उच्चारण हम लंबी आवाज़ में करते, तो इस अवग्रह चिन्ह आने का मतलब हो जाता है, अवग्रह आ आने का मतलब हो जाता है उस आगे वाले वर्ण को थोड़ा सा लंबा उच्चारण करना, जैसे ओ इस तरह से। तो इसको अवग्रह आ बोलते हैं और ये इस तरह लिखा जाता है। तो जैसे के प्लस अपी, तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम वर्ण में हमारा ए आ रहा है और आगे आ रहा है, तो ये ए आने से इस वाले आ को हम अवग्रह आ के रूप में लिखेंगे के अपी। ऐसे ही धर्मे अस्मिन आ गया, तो यहाँ पर जब हम देख लेंगे अवग्रह चिन्ह आया हुआ है तो उसको हम आ के रूप में आ स्वर के रूप में लिख देंगे, तो धर्मे प्लस अस्मिन। इसी तरह प्रभो प्लस अत्र, तो यहाँ पर ओ आ गया, ओ के बाद में आ स्वर आ रहा है, ओ आने से इस आ स्वर को अवग्रह आ के रूप में लिख देंगे, तो प्रभो अत्र। इसी तरह से सो अपी को हम अलग कर देंगे। तो ये संधि हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गई होगी। और अब आपकी बुक में काफ़ी सारे उदाहरण, काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए संधियाँ दी हुई है, तो आप उन्हें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये आपको समझ में आएगी और प्रैक्टिस से ये हल भी होगी। तो ये आपको करना है। धन्यवाद।